तो अब हम न्यूप्लेजिया को फंडामेंटल उसके हम पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इसमें हमने देख लिया था कि जो 5 स्टेप्स थी, ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, और न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और सेल साइकिल। उन पांचों का म्यूटेशन होगा तो क्या होगा वो हमने देख लिया। नाउ ट्यूमर सप्रेशन जीन की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर के सप्रेसर के जीन्स हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीन, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो कौन सा जीन? P53 जीन। और कौन सा जीन? RB जीन। इसको क्या कहते हैं? लास्ट उसमें हमने डिस्कस करा था, पुलिसमैन कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। गवर्नर, ठीक है। G1S में और G2M में हमने देखा था दोनों ही होते हैं। दोनों में ही P53 होते हैं चेक पॉइंट्स में, और RB जीन होता है सिर्फ G1M। G1। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा, और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट नाम आ जाता है। तो वी हैव P53 जीन, RB जीन, देन वी हैव NF1, NF2, एंड BRCA1, BRCA2। ओके, ये जीन्स हैं। और वी हैव WT1, which is Wilms tumor, and WT2, WT1, WT2. Then we have APC. Then we have P10, and we have cadherin, CDH1, E cadherin. ठीक है, so let's study this. सबसे पहले हमारे पास ये जो P53 जीन है, इसमें क्रोमोसोम 17 होता है। क्रोमोसोम 17 में हमें यहाँ पे जीन की म्यूटेशन दिखती है। क्रोमोसोम 17, P13.1। इसके बाद गवर्नर जीन जो होती है, इसमें हो गया क्रोमोसोम 13, Q14। NF1 में कौन सा होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम 17। यही क्रोमोसोम 17 ब्रैक A1, BRCA1, इसमें भी क्रोमोसोम 17 होता है। वेयर एज NF2 में क्रोमोसोम 22 होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम 13 होता है। ठीक है, तो हम इसे याद कर सकते हैं, 17, 22, 17, 13। ठीक, NF1, NF2, और ब्रैक BRCA1 और BRCA2। ठीक, इसके बाद WT1, WT2 क्या है? WT1 में इन दोनों में ही क्रोमोसोम 11 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम 11 का दोनों में ही T, और दोनों में, इसमें 15 और इसमें 21। ठीक, तो ये उल्टा कर दो, 2 और 1, मतलब उल्टा, 2T मतलब 21, और ये हमारा हो गया आपका 50। ये हमें याद रखना है। APC में क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम 5, Q21। उसके बाद हमारे पास आ गया PTEN, विच इज क्रोमोसोम 10, एंड CDH1, क्रोमोसोम 16। तो ये हमारे पास जीन्स और उनके क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, इसमें P53 क्रोमोसोम आपका 17, 13, P13.1,
आरबी क्रोमोसोम 13q14, NF12 17 22, BRCA12 17 13, WT12 क्रोमोसोम 11p है दोनों में, बस 15 और 21, और APC इज 5q21, PTEN इज 10, एंड एक अडेनिन क्रोमोसोम 16। इसके बाद जो P53 KD है, इसको अगर हम देखें तो क्रोमोसोम कौन सा है हमने अभी पढ़ा, क्रोमोसोम 17, P13.1 ये है। इसको ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन और गार्जियन और गेट कीपर ऑफ जीनोम, गेट कीपर ऑफ जीनोम कहा जाता है। ठीक है। और जो P63 और P73 है, उनको भी देखना है। P63 फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वामस सेल, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वामस सेल, स्क्वामस एपिथेलियम। और ये P73 जो है, इसे बिग ब्रदर कहते हैं। किसका? बिग ब्रदर ऑफ P53। P53 का बड़ा भाई P73। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें ध्यान रखनी है। दिस इज प्रोपोप्टोटिव, मतलब अपोप्टोसिस, सेल को मारने का काम करवाएगा। और ये जो आपका P73 है, ये बेसिकली अगर P73 जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो ये कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस हो जाता है, कीमोथेरेपी से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट। ठीक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और हम करते हैं नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो नॉर्मल फंक्शन क्या है? कोई भी DNA का डैमेज हुआ, ठीक, तो पुलिसमैन को बताया गया, पुलिसमैन मतलब P53 को बताया गया। अब P53 एक्टिवेट हो गया अगर, तो वो कॉल करेगा पुलिस वाला P21 को, मतलब P21 सिग्नल देगा कि सेल साइकिल रोकनी है। कोई भी DNA का डैमेज डैमेज होता है तो सेल साइकिल रोकनी है। सेल साइकिल रुकवाई पीक किसके थ्रू जाएगी? रुकवाएगा कौन? P53। पीक किस सेल साइकिल को रोकने का सिग्नल भेजेगा। ठीक है। और डैमेज को रिपेयर करवाया जाएगा बाय GAD45। ये DNA को रिपेयर करेगा, DNA में जो डैमेज है उसको रिपेयर करेगा। ये सेल साइकिल रुकवाएगा, सेल साइकिल को रुकवाएगा। और ये पुलिसमैन हो गया। ठीक है। और एक बार सब सही हो जाता है, फिर सेल साइकिल वापस रिज्यूम हो जाती है। सेल साइकिल रिज्यूम। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इस तरीके से सेल साइकिल चलती है। कि कोई भी डैमेज देखने को मिला, पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने कॉल करा कि अभी क्या है कि सेल साइकिल रोक दी जाए। और GAD45 को बुला दिया जाता है। वो रिपेयरिंग करेगा सब, जो भी टूट फूट हुई है, जो भी डैमेज हुआ है उसको ठीक करेगा, और सेल साइकिल वापस खुल दी जाती है रिपेयर होने के बाद। ठीक। अगर रिपेयर फेल हो जाए, इफ सेल रिपेयर फेल, अब रिपेयरिंग नहीं हो रही, तो जो P53 एक्टिवेट करता है apoptosis को, क्या कर देता है? एक्टिवेट द apoptosis। apoptosis को एक्टिवेट कर देता है, सेल किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। P53 क्या करवाता है नाउ? अगर क्या है कि P53 मतलब नहीं आ पाया किसी वजह से, वो किसी और फंक्शन में बिजी है, तो वो एक्टिवेट कर देगा mRNA को। ठीक है। और यहाँ पे mRNA एक्टिवेट हो जाएगा, mRNA 34, जो कि सेम काम करता है P53। ठीक है। और एक चीज और छोटी सी है, P53 और MDM2, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। मतलब क्या है? अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो MDM2 का लेवल घटा हुआ होगा, तभी इसका लेवल बढ़ा हुआ है, एंड वाइस वर्सा। अगर P53 की जरूरत है तो MDM2 अपने अपना लेवल कम कर देगा, P53 का लेवल बढ़ जाएगा और वो वहां पे
काम करेगा। इसके बाद अगर हम P53 की और बात करें, तो P53 जो है, जर्म लाइन म्यूटेशन आते हैं, मतलब फैमिली में किसी को था तब आया। तो हम देख रहे हैं ली टॉमनी सिंड्रोम, ठीक है, विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसमें क्या क्या है, बी वाले हैं सारे, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद वी हैव ब्रेन कैंसर, देन वी हैव ब्लड कैंसर, एंड देन वी हैव बोन कैंसर। ये सारी चीजें, ब्लड, ब्रेन, ब्रेस्ट, बोन, ये चार नाम है बस। तो फैमिली में अगर हम केस टेकिंग लें और उसमें पता चले हमको कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है था, ब्रेन कैंसर था, ब्लड कैंसर था, बोन कैंसर था, तो वो ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है। दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट वन। द वन इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेट, कॉम्प्रेट, CHOMPRET, कॉम्प्रेट क्राइटेरिया, ठीक है। तो कॉम्प्रेट क्राइटेरिया इज ली टॉमिनी सिंड्रोम, ठीक है, विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। It is because the human papilloma virus that causes the cervical cancer। आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं इसके, जिसमें कि E6 और E7, E6 इनहिबिट करता है P53 को, और E7 इनहिबिट करता है गवर्नर को, विच इज RBG। इसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को माइक्रोस्कोपिकली देखा जब जाएगा तो कोलियोसाइट्स देखे जाएंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आरबी जीन की अगर हम बात कर लें, तो आरबी जीन में क्या है, इसको कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, क्रोमोसोम नंबर 13q14, ठीक है। इसको गवर्नर ऑफ जीनोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर ऑफ जीनोम। उसके बाद इसका नॉर्मल जो फॉर्म है वो हाइपोफॉस्फोरस फॉर्म में रहता है, हाइपोफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म। अब इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, इसको लेट्स अंडरस्टैंड। तो नीचे समझते हैं स्लाइड पे। देखो, ये अपना आरबी जीन है, गवर्नर साहब, और ये अभी है E2F के साथ, ठीक। बट गवर्नर साहब जो है वो लेबर टाइप है, ठीक है, PO4 है। जैसे ही इन्हें E2F है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक ये PO4 नहीं है, जैसे ही PO4 मिलती है इनको, E2F का साथ छोड़ देते हैं ये, और गवर्नर साहब आ जाते हैं अपना PO4 के साथ रिलेशनशिप में। और E2F अब क्या कहती है कि मेरा इंतकाम देखेगा, देखेगी नहीं, मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, E2F सेल साइकिल में एंटर होता है और कॉज कराता है प्रोलिफरेशन, ठीक है, सेल साइकिल को बढ़ा देता है। तो आरबी जीन क्या रेगुलेट करता है वैसे, G1 स्पेस, ये हमने देखा था, ठीक है, G1 स्पेस ऑफ द सेल साइकिल। इसके बाद हम देखते हैं आरबी जीन का म्यूटेशन, इसका म्यूटेशन। तो दो हाइपोथेसिस है इसके, जो कि नड्सन ने दिए थे। तो एक हाइपोथेसिस है विच इज फैमिलियल, ठीक है, ये कम देखने को मिलता है। एक है स्पोरेडिक। तो जो फैमिलियर है उसमें बाइलेटरल बीमारी होती है, मतलब दोनों आंखें और पिट्यूटरी ग्लैंड शिव जी की तरह। और बीमारी नहीं, इट इज लाइक द अपीयरेंस ऑफ दैट। याद करने के लिए शिव जी के हम वो याद रख सकते हैं, आंखें और बीच में तीसरी आंख विच इज पीनियल ग्लैंड, तीनों में प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट हिट इसका फैमिलियल वाले का जो फर्स्ट हिट मिलता है वो मिलता है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। और सेकंड हिट इसका कब देखा जाता है, आफ्टर बर्थ। स्पोरेडिक में भी फर्स्ट हिट मिलता है
फर्स्ट हिट और सेकंड हिट दोनों ही आफ्टर बर्थ देखे जाते हैं। उसमें यूनिलेटरल होता है, और 60% केसेस में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो आरबीजी म्यूटेशन में है वो स्पोरेडिक है। ठीक है। तो इसमें रिस्क ऑफ कैंसर रहते हैं फर्स्ट फैमिलियल वाले में, विच इज ओस्टियोसार्कोमा और पिनोब्लास्टोमा। ठीक है, पीनल ग्लैंड वाला और ओस्टियोसार्कोमा। तो ये हमें देखने को मिलेगा। बायलेटरल देखने को मिल रहा है आरबीजी म्यूटेशन, और पिनोब्लास्टोमा ट्राइलेटरल आरबी हो गया ये। अगर माइक्रोस्कोपिकली हम देखें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखें, तो फ्लेक्सनर, विंटर, स्टेनर, रोजेट, दिस इज ट्रू रोजेट। ठीक है। और ट्यूमर सेल विद क्लियर सेंटर, ट्यूमर सेल विद क्लियर सेंटर, सेल अंदर से एकदम सफेद सफेद वाइट दिखेगा, क्लियर सेंटर दिखेगा, उसका वाइट एकदम सेंटर दिखेगा। सूडो रिसेट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट जीन कॉल्ड द, तुमने P53 और आरबी कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमने, अब हम देखने वाले हैं, तो आरबी जीन खत्म हो गया हमारा, P53 जीन खत्म हो गया। इसके बाद हम एपीसी चेन को देखने वाले हैं। ठीक है। जो हमने टेबल पढ़ी थी स्टार्ट में, तो उसमें एपीसी चेन था, एपीसी चेन है तो हम देखेंगे। इसे गेट कीपर कहते हैं। ठीक है। लेकिन किसका गेट कीपर कहते हैं इसको? जीनोम का गेट कीपर कौन था? P53। लेकिन ये है गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लेजिया। ठीक है। इसका म्यूटेशन और इस पैक। ठीक है। तो एबीसी जीन जो हमने पढ़ा था, वो क्रोमोसोम 5q21 था। तो इसमें होता है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, एंड दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड 100 या 100 से ज्यादा पॉलिप देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइन और कोलोन में क्या कराता है? कैंसर कराता है, क्रोमोसोम 5q12। इसके बाद वी हैव P10। P10 जीन क्रोमोसोम 10 पे होता है ये, और म्यूटेशन इसका कराता है सिंड्रोम काउडेन, काउडेन सिंड्रोम। एंड निमोनिक है इसका P10, क्रोमोसोम 10 और काउडेन। ठीक। तो PTE पॉलिप, एंड P से B बना दो, ब्रेस्ट कैंसर। T से हमारे पास हो गया तीन चीजें, थायराइड का कैंसर, ट्राइकिलेमा, और थिकनेस ऑफ स्किन, और ई से हो गया एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कैंसर। दिस इज P10 एंड कैडरिन देखते हैं अब। उसके बाद CDH1 जीन। तो CDH1 जीन में क्या है? क्रोमोसोम नंबर 16। यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ बना हुआ किससे होता है? ई कैडरिन से। मतलब क्या है इसको समझते हैं। ये जो सेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कैडरिन। ठीक है। अब किसी सेल को अपना इंडिपेंडेंट, इसको हम समझते हैं अभी आगे जाके थोड़ा। अगर ई कैडरिन का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ ई कैडरिन, दैट causes the mutation. It causes diffuse gastric cancer and invasive lobular carcinoma of breast. ठीक। हाँ, आगे देखते हैं इसको। अगर इनमें से किसी का सेल कैंसर का मन करा कि नहीं भाई मुझे अब इंडिपेंडेंट अपना देखना भागना है, तो वो क्या इकड़ा रहना है बीच बीच में, ठीक है, ग्लू, तो वो इस ग्लू को तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा और ट्रैवल करेगा। तो ट्रैवल कैसे करता है? तो उसके लिए
हम स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। ठीक है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। कैंसर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं बाय द रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज। रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज, ये वही एंजाइम है जो हमें जिंदा रख सकता है लाइफ टाइम के लिए, पर ये खत्म होता चला जाता है हमारे अंदर, इसलिए हमारी मौत हो जाती है। वी हैव नेक्स्ट इज इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस। कैंसर सेल क्या करेगा? एपोप्टोसिस के मायाजाल से हट जाएगा, इवेड हो जाएगा। कैंसर सेल क्या शो करते हैं अपने अंदर? कैंसर सेल शो एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, मतलब जो अपोप्टोसिस रोके। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो? ये अपने अंदर BCl2 बढ़ा लेता है। ठीक, जो कि एंटी अपोप्टोटिक है, इसलिए हमारे अपोप्टोसिस में ही नहीं आ जाता। अगला है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस ब्लड वेसल्स बनाएगा अपनी खुद की, विच इज वेजेफ, मतलब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। एंड इनहिबिटर्स बनाएगा, जो इनहिबिट करवाएंगे। एंजियोस्टैटिन इन इज इनहिबिटर। एंडोस्टैटिन इन इज अगेन इनहिबिटर। वेस्कुलोस्टैटिन, statin is again inhibitor. And thrombospondin is again inhibitor. One is thrombospondin, जो कि इनहिबिटर है एंजियोजेनेसिस का। ठीक, उसके बाद है थ्रोम्बोस्टेनिन, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है प्लेटलेट्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगला भी है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। यही हम इतने देर से डिस्कस करना चाह रहे थे, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो अगेन वही है कि काफी सारे सेल्स, कैंसर के सेल्स हैं, आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एक अडेरिन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब एक अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जाता है, ये तो यहाँ से निकल के बाहर चला गया। अब ये अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जिएगा अपना, जब बाहर गया ये, तो इसके पास यहाँ पे ये है। ठीक है, ये मैट्रिक्स को क्रॉस करके तब ये ब्लड वेसल में जाएगा और वहाँ ये मजे करेगा। तो ये गया, इसमें एंटर करा, फिर इसने आगे का डिस्ट्रक्शन करा, फिर थोड़ी देर रुका, फिर आगे का डिस्ट्रक्शन करा, फिर थोड़ी देर रुका, और फिर ब्लड वेसल में एंटर कर गया। बट ये जो स्टेप्स है ना, कि बाहर यहाँ रुकना, फिर तोड़ना, फिर रुकना तोड़ना, रुकना तोड़ना, तो जो रुकने वाला स्टेप है, अटैचमेंट वाला, ये जो अटैच हो गया अब यहाँ पे, तो अटैचमेंट इज डन बाय इंटेग्रिन। और ये जो तोड़ने का काम है, ठीक है, दिस इज डन बाय डिग्रेडेशन ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर का मैट्रिक्स। तो इसमें हमने कहा अटैचमेंट का काम किसका है? अटैच कौन करवाएगा इसको मैट्रिक्स में? इंटीग्रिन। और डिग्रेडेशन आगे मैट्रिक्स का ही कौन करवाएगा? MMP2 और MMP9। ठीक है, ये डिग्रेड करवाएंगे। और ये हटता कैसे अपने ओरिजिनल लोकेशन से? ई कैडहेरिन कम करके। ई कैडहेरिन कम हुआ, ये बाहर निकला, तो बाहर निकला इंटेग्रिन से जोड़ेगा मैट्रिक्स में, और MMP2 MMP9 इसको तोड़ने में मदद करवाएंगे, और आगे जाके ब्लड वेसल में घुस जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में खुद ही बदल जाएगा काफी हद तक। और यहाँ इसके नए दोस्त मिलेंगे इसको, वो नए दोस्तों के नाम जैसे कि प्लेटलेट्स, WBC। तो ये सब मिल बांट के अपना घूमेंगे फिरेंगे और आगे की जिंदगी जिएंगे अपनी। तो कैंसर सेल एक्सप्रेस करता है CD44 को लिम्फ नोड के अंदर। तो लिम्फ नोड में क्या होता है ऐसा? तो लिम्फ नोड में क्या होता है? HEV, HEV इज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, ये इसको अट्रैक्ट करते हैं कैंसर सेल को। ठीक है, अपनी तरफ एपिथेलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन, EMTE से ये आसानी से मेटास्टेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि स्नेल और ट्विस्ट आता है।
तो यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स है, ये अपनी शेप ही चेंज कर लेता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, इस तरीके से एपिथेलियल ये अपनी शेप इस तरीके से कर लेगा, फिर ये ऐसे कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस पूरे प्रोसेस में खुद ही बदल गया, मीजनकाइमल सेल्स है ये हमारी। तो इसकी एपिथेलियल से मीजनकाइम में चेंज हो जाना है। ठीक है, इस ये पहले कैसा दिख रहा था, एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल, और ये अब क्या बन गया, मीजनकाइमल सेल, मीजनकाइमल सेल। तो इसको ही हम बोल रहे हैं एपिथेलियल मीजनकाइमल ट्रांजिशन, विच इज EMT। इससे आसानी से मेटास्टेसाइज हो जाता है ये। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका मेथड कौन करता है, स्नेल और ट्विस्ट। ठीक है, अपने आप को ट्विस्टिंग करेगा, इधर उधर करेगा, तब जाते ही आगे बढ़े। और लास्ट सेकंड पॉइंट है, लास्ट सेकंड है DNA का रिपेयर, DNA रिपेयर डिफेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें है NER डिफेक्ट, इसमें है MMR डिफेक्ट, इसमें है HR डिफेक्ट, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफेक्ट। तो NER डिफेक्ट में क्या होता है, अच्छा पहली बात तो ये है कि ये सारे ही क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्सेप्ट HNPCC। ठीक है, अभी HNPCC क्या है वो सब देखते हैं। तो NER डिफेक्ट में क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन और रिपेयर जीन। ठीक है, तो जैसे यूवी राइट्स पढ़ते हैं तो यूवी में तीन कंपोनेंट होते हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ABC। ठीक है, अल्ट्रावायलेट क्या कॉज करता है, अल्ट्रावायलेट डायमर्स बना देता है। जैसे हम देखते हैं पिरिमिडिन पिरिमिडिन साथ में नहीं रहते, प्यूरिन प्यूरिन साथ में नहीं रहते, लेकिन क्या आता है, ये पिरिमिडिन डायमर्स बना देता है DNA में। तो NER क्या करता है, डायमर को तोड़ता है, वापस रिपेयर करता है। ठीक है, NER अगर डिफेक्ट हो गया तो दिस कॉजेज जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जिसकी वजह से तीन कैंसर्स होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मिलोनेमा। इसके बाद MMR डिफेक्ट, तो मिसमैच रिपेयर करेगा, प्रूफ रीडिंग करता है बेसिकली, स्पेल चेकिंग, है ना, कहीं ATGC की सीक्वेंस में कुछ एरर तो नहीं है, तो वो करेक्ट करेगा ये, कौन, MMR। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे MLH1, MSH2, NMSH6, TMS1, TMS2, ये सब इसके एग्जांपल्स है। इसका अगर डिफेक्ट हो गया तो ये कॉज कराएगा HNPCC, HNPCC। तो यही वो है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। HNPCC की फुल फॉर्म हेरिडिटरी नॉन पॉलीपस कोलोन कैंसर, इसको लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं, LYNCH, इसको क्या कहते हैं, लिंच सिंड्रोम। ठीक है, तो किस किस का कोलोन कराएगा, CEO का, कोलोन का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। तो CEO गो फॉर लंच। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। HR डिफेक्ट क्या है, अल्ट्रा वायलेट राइस क्या करती है, जैसे DNA का डबल स्ट्रैंड जो है इसको तोड़ देती है बीच में से, तो वापस जोड़ता है रिकॉम्बिनेंट जीन। ठीक है, लेकिन अगर उसको डिफेक्ट हो जाए तो बीमारी होगी ब्लूम, ब्लड ब्लूम सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें कि ल्यूकेमिया होगा, लिम्फोमा होगा, ये सब होगा। अगला है फैनकोनी एनीमिया। फैनकोनी एनीमिया इज नॉट एनीमिया, जस्ट नॉट एनीमिया, इट इज बोन मैरो फेलियर एंड अटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। ठीक, तो ये कॉज करता है। लास्ट हमारे पास एक चीज आती है, वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट, इस साइंटिस्ट ओटो वारबर्ग ने देखा तो वारबर्ग इफेक्ट कह दिया। तब ये वारबर्ग इफेक्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है ये, इसको स्टडी करते हैं। एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, एपिथेलियम है पूरी, तो इसमें सेल्स है। अब इस सेल्स में अगर ऑक्सीजन है हमारे पास अवेलेबल,
तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है। और आगे क्या होगा, पायरुवेट फिर लैक्टेट निकल जाएगा उसमें से। ठीक है। और फिर CO2 बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से यहाँ पे फायदा होता है 36 ATP का, हमने पढ़ रखा है। और ऑक्सीजन नहीं है अगर, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट, पायरुवेट से क्या बनेगा, लैक्टेट। ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें कि सिर्फ 2 ATP का फायदा है। जो ट्यूमर सेल है, ठीक है, अब जो ट्यूमर सेल है वहां पे तो अबंडेंट में ऑक्सीजन है, तब भी वो ग्लूकोज से क्या बनाता है, पायरुवेट, और वहां से CO2, और 2 ATP निकालता है। 2 ATP ही फायदा करता है अपना। ये क्यों, आखिर उसको क्या जरूरत पड़ गई कि वो लैक्टेट वाला पाथवे, जबकि ऑक्सीजन अबंडेंट है तो वो तेज है काफी। वो अपने मतलब की चीज देखता है, उसको ये प्रोडक्ट जो यहाँ से बनेंगे इसके बीच में, उससे मतलब होता है, इस वजह से। जैसे NAD FAD, इस जैसे प्रोडक्ट जो निकलते हैं उससे उसे फायदा होता है। ठीक है। जो कैंसर सेल होता है उसे एक्सट्रीमली यूजफुल है उसके लिए NAD FAD, इस वजह से वो ऐसा करता है, हर बार करते रहता है इसको। वारबर्ग इफेक्ट को रेडियोलॉजी में डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो हम इसको पैट स्कैन कराते हैं, पैट स्कैन। ठीक है, मेटास्टेसिस के लिए। और ग्लूकोज के इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकोज जहाँ जहाँ बॉडी में मिलता है, वो हो गया स्कैन। और लास्ट हमारे पास है स्केप, इम्यून सर्विलेंस। हमारे इम्यून सर्विलेंस से बच जाता है, ये कैसे बचता है, एंटीजन जो जनरली डिटेक्ट करते हैं हमारे एंटीबॉडीज, तो एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट बनाता है ट्यूमर सेल का। एंटीजन मास्किंग बाय द ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स से एंटीजन को मास्क कर लेता है। जैसे इसके ऊपर एंटीजन, इसको मास्क कर लिया अपने आप, इसके ऊपर कवर चढ़ा रहे ग्लाइकोकैलिक्स का, या फिर एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट बना देगा ट्यूमर सेल का, कि एंटीजन पहचान ना पाए, इम्यूनो सप्रेशन कर देगा। ठीक है। तो ये सब चीजें कॉज करता है, इस वजह से बच जाता है इम्यून सर्विलेंस हमारी।